नमस्कार। कहानियाँ नीलम की चैनल में आप सबका स्वागत है। चूल्हे में कोयले की अंगीठी पर माँ रोटियाँ सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी हवा की क्यार बह रही थी। ऐसे में चारों भाई बहन चूल्हे के पास ही खाने को बैठ गए। माँ रोटियाँ सेक कर सबकी थाली में गरम गरम परोसे जा रही थी कि तभी बड़े भैया जगदीश बोले, अम्मा, आज से मुझे 2 रोटियाँ ज़्यादा देना, मुझे रात में भूख लग जाती है। देख जगदीश, तू भले 2 रोटी ज़्यादा खा लिया कर, पर तुझे दूध तो पीना ही पड़ेगा। आखिर आगे चलकर और ज़्यादा पढ़ाई जो करनी है, इंजीनियर बनना है। माँ ने जगदीश को समझाते हुए उसकी थाली में 2 रोटी ज़्यादा परोसी। 3 बहनों में सबसे बड़ा जगदीश माँ की आंखों का तारा है। दोनों को बहुत आस है जगदीश से कि पढ़ लिख कर इंजीनियर जरूर बनेगा। वहीं एक और लड़के की चाहत में 3 बेटियाँ। जगदीश से छोटी है नीलम। तीनों बेटियों में कमाल की बनती हैं। तीनों एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं और अगर भैया को कुछ बोल दे तो तीनों उसकी जान खा जाती हैं। अम्मा, मुझे भी दूध देना, मुझे भी खूब पढ़ाई कर भैया की तरह ही इंजीनियर बनना है। माँ की बातें सुनने के बाद छोटी नीलम बोली, अरे पागल, इंजीनियर तो लड़के बनते हैं, लड़की थोड़ी। बहनें जो उससे बड़ी थी बोलते हुए हंस पड़ी। चुप करो तुम दोनों, जब देखो उसे सताती रहती हो। कोई बात नहीं, तू इंजीनियर नहीं बन सकती तो क्या हुआ, तेरा हम किसी इंजीनियर लड़के से शादी करवा देंगे। कहती हुई माँ भी मुस्कुरा उठी। नीलम को बड़ा अजीब लगा कि जब भैया पढ़कर इंजीनियर बन सकते हैं तो वह क्यों नहीं। क्या वह लड़की है इसलिए इंजीनियर नहीं बन सकती, या फिर कोई और कारण है? क्योंकि कक्षा में गणित में अच्छे नंबर लाती है और बाकी विषयों में भी उसकी अच्छी पकड़ है, फिर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकती? सब लोग तो पढ़कर ही इंजीनियर बनते हैं, तो आखिर लड़की पढ़ती है वह इंजीनियर नहीं बन सकती, लड़का पढ़ता है तो वह इंजीनियर बन सकता है। 2 दिन से नीलम की माँ के कहे यही सवाल हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। कक्षा में भी पढ़ने बैठी तब भी यही सोच रही थी। खेलने कूदने में भी मन नहीं लग रहा था उसका। पास में बैठी सहपाठी लड़कियों को देखते हुए नीलम ख्यालों में ही गुम थी कि तभी पीछे से रमेश ने पुकारा, नीलम, बड़ी होशियार बेटी है, जरा एक बार कबड्डी खेल में हम लड़कों को हराकर तो दिखा। रमेश बोल ही रहा था कि तभी नीलम की सहेली पूनम पास आकर बोली, नीलम, आज तुझे जीतने के लिए जी जान लगा देनी है। लड़कों से शर्त लगी है कि जो लड़कियां जीती तो आज के बाद वह तो हमें कबड्डी मैदान में खेलने देंगे, कभी परेशान भी नहीं करेंगे। नीलम की रमेश से कभी नहीं बनती थी। वह अक्सर ही नीलम को यह कहकर चिढ़ाया करता था कि तू लड़की है, तू लड़की है, चुपचाप पढ़ाई कर और घर जा, यूं लड़कों की तरह खेल कूद मत किया कर। उसकी बातें सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आता था। नीलम को बहुत उलझन होती थी। पूनम की सुन नीलम तुरंत उठ खड़ी हुई, अपने कपड़े पर लगी धूल झाड़ी और कबड्डी के मैदान की ओर चली गई। चल, आज इन लड़कों को ना मजा चखाया तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। नीलम जोश से भरी हुई थी। खेल शुरू हुआ। एक तरफ लड़के तो दूसरी तरफ लड़कियां। लड़के अपने गुमान में थे और लड़कियों को हराना बाएं हाथ का खेल समझ रहे थे। लेकिन नीलम ने भी कमर कस ली थी कि आज आर पार करके ही रहेगी। नीलम की होशियारी और उसकी शारीरिक फुर्ती ने अपना कमाल दिखाया और फिर लड़के चारों खाने चित हो गए। लड़कियां खुशी के मारे उछल रही थी कि तभी रमेश गुस्से से तंज करता हुआ बोला, लड़कियां तो बेईमान होती ही हैं। बेईमान किसे बोला? नीलम ने गुस्से से आंखें दिखाई। तुझे और किसे? रमेश ने नीलम को उकसाया। 2 दिनों से परेशान नीलम रमेश की सुन रही थी और भी ज़्यादा परेशान होकर अपना आपा खो बैठी और पास ही खड़े रमेश पर झपट्टा मार दिया। रमेश ने स्वयं को बचाव करने के लिए कदम पीछे करना चाहा तो उसके दोनों पैर आपस में उलझ गए और वह गिर गया। मैदान में पड़े
पत्थर से उसका सिर जा टकराया। 2 मिनट में रमेश के सिर में से खून की धारा बहने लगी। रमेश के सिर से खून बहता ही जा रहा था। उस खून को बहते देख दोस्तों ने उसे घेर लिया। स्कूल के शिक्षक सहित प्रधानाध्यापक भी आ गई। रमेश को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसके सिर में 3 टांके लगे। दूसरे दिन नीलम के पिता को स्कूल बुलवाया गया। नीलम ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसकी कोई भी सुन नहीं रहा था। उसकी कोई भी बात मान नहीं रहा था। सभी यही बोलते रहे कि नीलम ने गुस्से से रमेश का सिर फोड़ डाला है। देखिए श्याम बाबू, लड़की जात है, इसलिए नरमी से पेश आ रहा हूँ, वरना यही हरकत अगर किसी और लड़के ने की होती तो उसकी खैर नहीं थी। मैं तो कहता हूँ लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करना है। फिर भी एक बार आप इसे समझा सकें तो समझा दीजिए, वरना फिर हमें दोष मत दीजिएगा। नीलम के पिता श्याम बाबू प्रधानाध्यापक के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े रहे, पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस नीलम की ओर गुस्से से देखते रहे। नीलम अपने पिता से और उनके क्रोध से बहुत डरती थी। उनके आगे नीलम की बोलती बंद हो गई और नीलम कहना तो बहुत कुछ चाहती थी। वो सब कुछ बताना चाहती थी, पर अपने पिता के गुस्से से भरी आंखों को देखकर वह चुप रही। दरवाजे के ऊपर लटकी खूबसूरत तख्ती पर बड़े बड़े अक्षरों में अंकित नीलम सिंह देखते ही बनता है। दरवाजे से अंदर जाने पर बड़े से कमरे में बड़े से टेबल पर, जिस पर अनगिनत कागज पत्तर रखे हुए हैं, जिन्हें गौर से चश्मे के अंदर से देखती हुई नीलम दिखाई देती है। गुलाबी सूती साड़ी से लिपटी हुई, देखने में किसी स्कूल की प्रिंसिपल जैसी दिखाई दे रही है। देखिए मिस्टर रोहित, मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल की लड़कियों को भी खेल कूद में रुचि बढ़े। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगले साल तक कबड्डी एक ऐसी बेहतरीन टीम तैयार करनी होगी जो स्कूल से बाहर जाकर खेल सके। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, रोहित ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लड़के की टीम के साथ साथ लड़कियों की टीम को भी तैयार करना है। एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, वह लड़कियों के माता पिता स्वयं नहीं चाहते कि उनकी बच्ची कबड्डी जैसा खेल खेले। मिस्टर रोहित, यही तो चैलेंज है। आपको माता पिता से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि खेलकूद जितना लड़के के लिए ज़रूरी है उतना ही एक लड़की के लिए भी। मैं पूरी कोशिश करूँगा, रोहित ने अपनी प्रिंसिपल को बोला। इतना बोल मिस्टर रोहित कमरे में से बाहर चले गए कि तभी नीलम का फ़ोन बज उठा। हेलो नीलम दीदी, बाबूजी को फिर से दौरा पड़ा है, वो मुझसे संभल नहीं रहे हैं। ठीक है शालू, तुम उनका ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। नीलम फ़ोन रख तुरंत तेज कदमों से घर के लिए निकल पड़ी। कार चालक को तेजी से घर की ओर चलने का बोल नीलम पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। नीलम जो कभी इंजीनियर बनना चाहती थी, आज वह किसी एक नामी स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी हैं। शहर में उसका नाम है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में नीलम ने बहुत संघर्ष किया है। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके बाबूजी बोल रहे थे, नहीं रहना मुझे इस कैद खाने में, मुझे अपने घर जाना है। पर बाबूजी, ये घर आपका ही है, मेरा घर जैसा कि मैं जानता ही नहीं। मेरा नहीं, ये तेरा घर है, प्रिंसिपल नीलम सिंह का। मेरा नहीं बाबूजी, क्या बेटी का घर पिता का नहीं होता? नीलम आंखों में आंसू भरकर बोली, बिल्कुल नहीं। कहा आज तक बेटी का घर किसी पिता का हुआ है जो आज होगा? मेरा घर तो मेरे जगदीश के पास है। बेटे ही पिता का अंतिम सहारा होते हैं, बेटियां थोड़ी। बोलते हुए बाबूजी बुझे हुए से कुर्सी पर बैठ गए। बाबूजी, आप परेशान ना हो, मैंने जगदीश भैया को फ़ोन कर दिया है। उन्होंने कहा है
कि वह तुरंत आकर आपको अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन तब तक आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, जमकर खाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ के मौसम में रह सकें। हाँ, तू सही कह रही है नीलम, वहाँ विदेश में बहुत ठंड रहती है। मुझे जमकर खाना पड़ेगा। शालू, जल्दी से मेरा खाना लगाओ। मुस्कुराते हुए नीलम के बाबूजी आज किसी बच्चे से कम नहीं लग रहे थे। स्वभाव से कड़क पिता को इस परिस्थिति में देख नीलम की आंखें नम हो गई थी। नीलम शालू से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत बाबूजी से झूठ बोल चुकी है कि जगदीश भैया उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने आने वाले हैं। आखिर नीलम करे भी तो क्या? बेटे की आस लगाए बाबूजी बेटी के घर रहना नहीं चाहते और बेटा जगदीश ने पहले ही कह दिया कि नीलम, बाबूजी अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। और तब से ही नीलम अपनी जिम्मेदारी पूरे मन से निभा रही है। पर बीच बीच में उसे भी लगता है कि जिस बाबूजी ने उन्हें इतना काबिल बनाया, उन्हें बाबूजी से ऐसे कैसे जगदीश भैया मुंह फेर सकते हैं। बाबूजी खुशी खुशी खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उधर नीलम दुखी मन से हताश सी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। लेटे हुए वे दिन के आंखों के सामने घूमने लगा जिस दिन माँ ने बाबूजी के दबाव में आकर नीलम को कसम दी थी कि वह कभी भी कबड्डी जैसा खेल नहीं खेलेगी। देख नीलम, तेरी हरकत से बाबूजी बहुत गुस्से में हैं। मुझे डर है कि कहीं गुस्से में वो तेरा स्कूल ना छुड़ा दें। इसलिए तू कसम खा, आज के बाद कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगी और ना ही लड़कों से भिड़ेगी। माँ की सुन नीलम डबडबाई आंखों से माँ की ओर देखती है। जो गलती उसने की ही नहीं थी, उसकी सज़ा मिलना नीलम को अंदर तक तोड़ गया। नीलम माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खा लेती है कि वह कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगी और ना ही कभी किसी लड़के से भविष्य में उलझेगी। अब नीलम का स्कूल में पल भर भी मन नहीं लगता था, क्योंकि वह अपना प्रिय खेल कबड्डी नहीं खेल सकती थी और दूसरे रमेश अब उसके सामने सीना तान कर चलता था, जिसे देख नीलम गुस्से से भर जाती थी। पर ना ही वह कुछ कर पाती थी और ना ही कुछ कह पाती थी। बस मन ही मन में कुढ़ती ही रहती थी। दिन बीते, साल बीते और नीलम का स्कूल ख़त्म हुआ। जगदीश का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी हो चुका था, जिसके लिए बाबूजी ने अपना पुश्तैनी मकान गिरवी रख छोड़ा था। किसी तरह से जोड़ तोड़ करके उन्होंने नीलम की बड़ी बहन शांति का ब्याह श्याम जी ने अपने गांव के करीबी दोस्त के बेटे से कर दिया। रही उसकी छोटी बहन कुसुम, तो उसके ब्याह के लिए श्याम बाबू बहुत परेशान थे, क्योंकि उसके नाक नक्श उतने आकर्षक नहीं थे। इसलिए कोई भी लड़का उसे पसंद ही नहीं कर रहा था। लेकिन इन सब बातों से परे नीलम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। नीलम जानती थी कि जब तक कुसुम दीदी की शादी नहीं हो जाती, तब तक उसके पास पढ़ने का समय है। इसके बाद अगर एक बार कुसुम दीदी की शादी हो गई, फिर बाबूजी मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। नीलम जोर शोर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। इस बीच कुसुम दीदी की शादी तय हो गई। कुसुम का होने वाला पतिराज एक नंबर का निकम्मा था। ना कोई नौकरी करता था और ना ही कोई अपना कारोबार था उसका। पिता सरकारी दफ्तर में काम करते थे। बस उन्हीं के पैसों पर उसका गुजारा हो चलता था। कुसुम को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर बाबूजी के आगे किसकी हिम्मत थी कि कोई कुछ बोल सके या अपना मुंह खोल सके। कुसुम भी कुछ न बोली, पर उसने अपने मन की करने की ठान ली थी। बारात दरवाजे पर खड़ी थी। सभी बाराती नाचने में मग्न थे। घर के बड़े बुजुर्ग सभी बारात के स्वागत के लिए मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। छत से दुल्हन की सहेलियां
और उनके रिश्तेदार सभी दूल्हे की एक झलक देखने के लिए व्याकुल थे। कमरे में दुल्हन के जोड़े में अकेली बैठी कुसुम अचानक से उठ खड़ी हुई और फिर पलंग के नीचे से एक बैग निकाला जिसमें कुसुम के स्वयं के कपड़े थे। बैग हाथ में थाम कुसुम घर के पिछले दरवाजे से तेजी से सबकी नज़रों से बचकर बाहर निकल आई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का सवार दिखाई दिया, जिसे देखकर कुसुम मुस्कुरा उठी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर चली गई। जाते हुए कुसुम ने पीछे मुड़कर देखा तो आसमान में आतिशबाजी की रौनक से आंखें उसकी चुंधिया गई और फिर उसने दोबारा घर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की कि कहीं कुसुम जानती थी कि जो वह कर रही है बहुत गलत कर रही है, पर वह ये भी जानती थी कि जात पात पर विश्वास करने वाले बाबूजी उमेश प्रेमी से विवाह करवाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे और बाबूजी की मर्जी पर चलकर वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसको ये कदम उठाना पड़ा। इसलिए उमेश, जो कि कुसुम को बहुत प्रेम करता था, उसके साथ भागने को तैयार हो गया। कुसुम को घर में न पाकर पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी हक्के बक्के से एक दूसरे को देख रहे थे। नीलम की माँ रो रो कर अधमरी सी बिस्तर पर बिखरे हुए कपड़े, गहनों को और उसकी साथ पड़ी हुई चिट्ठी को देख अपने होश खो रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कुसुम पिता के घर से एकदम कुछ भी नहीं लेकर गई थी। शादी के लिए बनवाए गए गहने भी उसके जस के तस वहीं बिस्तर पर रखे हुए थे। वहीं दूसरी ओर श्याम बाबू अपने सिर पर हाथ रखकर हताश से बैठे हुए थे। उनकी समझ से उनके मस्तिष्क का साथ ही छोड़ दिया था। दूल्हा बना राज मंडप में बैठ चुका था। पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए 4 बार बुलवाया। उसको बुलाने के लिए बार बार बुलावा भेज दिया था, पर कोई करे भी तो क्या जब दुल्हन ही नदारद हो। श्याम बाबू समझ गए कि आज उनकी बेटी ने उनकी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही सोच वह लड़के के पिता के चरणों में गिर पड़े। मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी घर से भाग गई है, अब ये शादी नहीं हो सकती। बोलते हुए श्याम बाबू लगभग फफक कर रो पड़े। बाबूजी को यूं रोते देख नीलम को कुसुम दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबूजी को रोते देखा तो नीलम भी रो पड़ी। नीलम की सिसकियां सुन लड़के के पिता नीलम की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे थे और बोले, श्याम बाबू, आप चाहें तो बारात बेरंग वापस नहीं लौटेगी। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कुसुम की जगह अगर नीलम मेरे बेटे की दुल्हन बन जाए तो आपकी और मेरी दोनों की इज्जत बच जाएगी। अगर आपको सही लगे तो लड़के के राम आर्य जी के मुख से इतना सुनते ही श्याम बाबू का चेहरा एकदम चमक उठा, जैसे श्याम बाबू जी ने मुँह मांगी मुराद पूरी कर दी हो। श्याम बाबू तो स्वयं चाहते थे कि कुसुम के ब्याह के बाद तुरंत नीलम का भी ब्याह कर दिया जाए। वह जल्द से जल्द बेटियों को ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए अपने आंसू पोंछ उन्होंने नीलम की ओर देखा और पत्नी को बोले, नीलम की माँ, बेटी को तैयार करो। आज एक बेटी ने इज्जत खराब की तो क्या हुआ, दूसरी बेटी हमारी इज्जत बचाएगी। घर में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और नीलम से एक बार भी उसकी मर्जी नहीं पूछी गई और नीलम भी ये सोचकर चुपचाप मंडप में बैठ गई कि वह आज अपने पिता की इज्जत बचाकर बहुत महान कार्य करने जा रही है। लेकिन उसे बहुत जल्दी से समझ आने वाला था कि यह महानता उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल देगी। यह समझौता उसके सारे जीवन के लिए बहुत ही कड़वा था। उसके सारे सपने तोड़कर रख देने वाला था। उसके मन की कड़वाहट से भर देने वाला था। विवाह के बाद नीलम ससुराल आ पहुंची।
नीलम जैसी बहू पाकर सास ससुर और सबसे बढ़कर पतिराज बहुत खुश थे, क्योंकि देखने में नीलम कुसुम दीदी से भी अच्छी लगी रही थी। नीलम, जिसने पिता की मर्जी के आगे अपने सपनों की आहुति दे दी थी, वे भी अब ससुराल वालों को अपना बनाने की जद्दोजहद में लग गई। शादी के बाद नीलम के सपने अब दम तोड़ चुके थे। पतिराज को भी बस दैहिक सुख से ही मतलब रखना था। उसे नीलम की रोज़मर्रा की ज़रूरतों से भी कोई लेना देना ही नहीं था। छोटी से छोटी बात के लिए भी नीलम को अपने सास ससुर के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। 2 साल की शादी में नीलम बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। कहीं ना कहीं अब उसे कुसुम दीदी का फैसला सही लगने लगा था कि उन्होंने जो किया वो सही किया। नीलम की गोद अभी तक सूनी थी। उसके लिए आए दिन सास और पति के ताने सुनने पड़ते थे, पर नीलम को समझ नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। ताने जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते तब कभी कभी नीलम बोल भी देती कि भगवान ने सही किया, जिसका पति कमाता ना हो उसकी पत्नी निसंतान ही रहे तो भला है। एक दोपहर नीलम सब्जी मंडी गई हुई थी। गर्मी भी काफ़ी थी। नीलम का गला प्यास से सूखा जा रहा था कि तभी गर्मी के कारण चक्कर खाकर वह वहाँ पर गिर पड़ी। सामने से आ रही एक कार ने जल्दी से ब्रेक लगाया, नहीं तो नीलम कार के नीचे आने ही वाली थी। कार में एक दंपति बैठे हुए थे। वह फटाफट कार से नीचे उतरे और नीलम को सहारा देकर कार में बिठाया। तब तक नीलम होश में आ चुकी थी जब उसने कार में सवार दंपति कोई और नहीं बल्कि कुसुम और उमेश थे, जिन्हें राजी खुशी देखकर नीलम के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। नीलम, मुझे माफ़ कर दे, मेरे किए का भुगतान तुझे करना पड़ रहा है। तेरी गुनहगार हूँ, कुसुम ने नम आंखों से बोलते हुए अपनी बहन नीलम को कहा और नज़रें नीचे कर ली। यह देख नीलम हल्के से दीदी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, दीदी, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। गलत फैसला तो बाबूजी ने किया था। पहले आपकी शादी उस राज से तय करके और बाद में मेरी शादी उससे करवाकर। आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप और जीजू दोनों नौकरी कर रहे हैं और जीजू से आपको भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सही कह रही हो, मैं अपने जीवन और जीवन साथी से बहुत खुश हूँ। बस बाबूजी एक बार माफ़ कर दें और तेरे जीवन को एक सही दिशा मिल जाती तो जीवन में और कोई दुख नहीं था मेरे लिए। और साथ के साथ दीदी, तुम बाबूजी की चिंता मत करो। बाबूजी की सोच को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी सोच को कोई बदल ही नहीं सकता। इसलिए तुम इन सब बातों में अपना जी छोटा मत करो। और रही बात मेरी, तो मेरे भाग्य में जो लिखा था वही मिला है। नीलम, तू चाहे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ। बस एक बार तू हाँ कर दे, तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊँगी। दीदी, रहने दो, मेरे ससुराल वाले मेरी पढ़ाई को लेकर कभी हाँ नहीं कहेंगे। अब तो उस दलदल में जीना और उसी दलदल में मरना है। मायूसी भरे लहजे से बोलती हुई नीलम अपने घर की ओर चल पड़ी और इधर कुसुम दीदी आंखों में पानी लिए हुए नीलम को ओझल होने तक देखती रही। नीलम शारीरिक रूप से कभी माँ बन ही नहीं सकती थी। इस बात की पुष्टि डॉक्टर के करते ही राज के माता पिता बेटे की दूसरी शादी के लिए बेचैन होने लगे थे और एक दिन वही हुआ जिसका नीलम को डर था। राज ने माता पिता की सहमति से दूसरी शादी कर ली। नीलम ने उस दिन बहुत बवाल मचाया, लेकिन जो हो चुका था उसे वह बदल नहीं सकती थी। ससुराल वालों ने साफ साफ कह दिया था कि यदि यहाँ रहना है तो 2 वक्त की रोटी खाओ और शांति से रहो, वरना जहाँ चाहे चली जाओ। इतने समय से सब कुछ झेलने के बाद भी नीलम का ससुराल
और पति के प्रति मोह भंग नहीं हुआ था, पर सोतन के आने के बाद उसे अपना जीवन निरर्थक सा प्रतीत होने लगा। नीलम अब एक पल भी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि उन्हें कुसुम दीदी की बातों को मान लेना चाहिए था। कुसुम दीदी की सहायता लेनी चाहिए। नीलम बिना किसी से कुछ बोले एक दिन मायके चली आई। श्याम बाबू तो नीलम के ससुराल वालों पर कार्यवाही करना चाहते थे, लेकिन नीलम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसे दोबारा से उस दलदल में जाने के नाम से ही दहशत सी होने लगती थी। नीलम ने ससुराल वालों पर कोई कार्यवाही नहीं की और साथ के साथ वह चुपचाप राज से तलाक लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान लगाने लगी थी। नीलम की पढ़ाई का सारा खर्च कुसुम दीदी और जगदीश भैया ने उठाया। जगदीश भैया एक बड़ी कंपनी में अच्छी खासी तनख्वाह पर नौकरी पर लग गए थे। नीलम जो कभी इंजीनियर बनना चाहती थी, उसने अपना रास्ता ही बदल दिया और एक शिक्षक बनने की राह पर चलने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री मिलने के बाद नीलम करीब 5 साल तक एक स्कूल में पढ़ाती रही और स्वयं आगे बढ़ती भी रही। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई जो अपना एक स्कूल खोलना चाहता था। शिक्षा को लेकर नीलम में उसने एक जुनून सा देखा, जिससे प्रभावित होकर वह उसको प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालने का प्रस्ताव देने लगा। नीलम को एक राह मिल गई और आज 7 साल से नीलम प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है उसी स्कूल में और भली भांति कार्य भी कर रही है। पिछली जिंदगी को भूलकर नीलम आज बहुत खुश है, क्योंकि उसके जीवन को एक नई दिशा मिल गई, एक नई राह मिल गई। पर एक जगह जहाँ जाकर वह आज भी लाचार सी हो जाती है, वह है नीलम के बाबूजी श्याम जी। कुसुम के घर से भागने के बाद माँ बीमार रहने लगी थी और एक दिन स्वर्ग सिधार गई। वही पत्नी के गुजरने के बाद भी श्याम बाबूजी ने कुसुम को उसके लिए आज तक कभी भी माफ़ नहीं किया और उसको कभी अपने पास आने भी नहीं दिया। बड़ी बेटी जिसे श्याम जी ने गांव में ब्याह दिया था, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। ससुराल वालों ने बस उसकी मौत की खबर भेजी थी। यह भी पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत आखिर हुई तो कैसे, और ना ही श्याम बाबू ने कभी इस बारे में जानने की कोशिश की। बेटा जगदीश अब विदेश में जाके बस गया और बाबूजी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। उसने नीलम के ऊपर बाबूजी की जिम्मेदारी सौंप दी है, पर बाबूजी को बेटे के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं देता। श्याम बाबू दिन रात बस एक ही रट लगाए रहते कि उन्हें जगदीश के पास विदेश जाना है, उन्हें अपने बेटे के पास विदेश जाना है, और नीलम झूठ पर झूठ बोलती रहती है। जैसे जैसे उम्र बीत रही थी, श्याम बाबू की दिमाग की हालत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। कब गुस्सा हो जाएं और कब खुश, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था उसके लिए। जैसे कि श्याम बाबू बेटे के पास जाने के लिए मरे जा रहे थे, उन्होंने एक शाम चुपके से अपने किसी दोस्त से बोल दिल्ली तक की फ़्लाइट की टिकट बुक करवा ली। उसके आगे जाने के लिए ना तो उनके पास वीज़ा था और ना ही टिकट। रात की फ़्लाइट थी और श्याम बाबू ने किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी। नीलम भी स्कूल के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थी। मौका देखकर श्याम बाबू ने जल्दी से सामान भरा, अपना बैग उठाया और फिर पहले मोहल्ले के बालकनी से सेट एक खंबे के सहारे घर से बाहर निकल गए, क्योंकि मुख्य दरवाजे पर तो ताला लटक रहा था और वहीं पास में शीलू सो रही थी। बेटे के पास जाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि श्याम बाबू जोखिम उठाने को भी तैयार हो गए थे। 12 घंटे बस का सफ़र करने के बाद श्याम बाबू रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली की उड़ान में अभी 4 घंटे का समय शेष था। श्याम बाबू बहुत खुश थे। तभी उन्हें एहसास हुआ
कि उन्हें जोरों की भूख लगी है। बैग में 2 बिस्किट के पैकेट श्याम बाबू ने 2 दिन पहले ही रख दिए थे। लिहाजा श्याम बाबू बैग का चैन खोलकर उसको अपने पास खिसका कर बैग में हाथ डाल बिस्कुट का पैकेट खोजने लगे। पर ये क्या, बैग में ना तो बिस्किट के पैकेट थे और ना श्याम बाबू के कपड़े। उसके अंदर नीलम के एक आध पुराने कपड़े और उसकी 2-4 डायरी पड़ी थी। श्याम बाबू आनन फानन में अलमारी से कोई दूसरा बैग ही उठाकर अपने साथ लेकर आ गए थे। बैग में भरे हुए सामान में उन्हें एक छोटी सी डायरी जो कि बड़ी आकर्षक दिखाई दे रही थी। उन्होंने डायरी बैग से बाहर निकालने के बाद डायरी को खोला। डायरी नीलम की थी और डायरी में लिखा था, एक एक अक्षर नीलम ने अपने शब्दों में उसमें बयान कर रखा था, जिसे पर श्याम बाबू की आंखें नम हो गई थी। डायरी के पहले पन्ने पर शीर्षक लिखा था, काश मैं बाबूजी का बेटा होती तो जो आंखें जगदीश भैया की राह देख रही हैं उन्हें कैसे समझाऊं कि वो नहीं आएंगे और ना ही अपने साथ बाबूजी को लेकर जाएंगे। कब तक झूठ बोलती रहूं? कभी कभी मन ऐसा बहुत बेचैन हो उठता है। जब वह खाना नहीं खाते, बच्चों की तरह जिद कर बैठते हैं, तब दिल करता है कि सब कुछ बता दूं कि जिस बेटे को आप सहारा समझ रहे हो वही आपको बेसहारा छोड़कर चला गया है। पर उम्मीद का दामन कि बेटे से जो आशाएं हैं उसे तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाती। नहीं बोल पाती कि पराए देश ने भैया को भी पराया बना दिया है। भगवान क्यों बनाया मुझको बेटी? काश मैं बाबूजी का बेटा होती। मेरी उपलब्धियां देख मुझ पर वह नाज करते, तुम पर भी कभी इतराते और मैं फूली नहीं समाती। हाँ, काश मैं बाबूजी का बेटा होती। दूसरे पन्ने पर इस बात की तसल्ली है कि नहीं हूँ मैं बाबूजी का बेटा। जो मैं बेटा होती तो शायद मैं भी जगदीश भैया जैसी होती। छोड़ अपने पिता को देश में परदेश जा बसती, भूल जाती पिता के त्याग और बलिदान को। मैं तो एक प्रिंसिपल बाद में हूँ, पहले अपने बाबूजी की बेटी हूँ। वह बेटी जो बाबूजी के बुढ़ापे की लाठी है और हमेशा हमेशा रहेगी। इधर घर पर बाबूजी को ना पाकर शीलू के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अनहोनी की सोच दिल जोरों से धड़क उठा। शीलू ने नीलम को फ़ोन लगाया, बाबूजी घर में नहीं हैं। यह सुन नीलम के होश उड़ गए। शालू, तुम क्या कर रही थी? तुम्हारे होते हुए आखिर बाबूजी घर से बाहर कैसे निकले? शालू ने कहा, दीदी मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। दरवाजे पर तो ताला लगा था, फिर बाबूजी बाहर कैसे चले गए? तब नीलम ने कहा, शालू एक बार और पूरे घर को अच्छी तरह खंगाल लो, शायद कहीं छत पर टहलने चले गए हों। क्या बोल रही हैं दीदी? बाबूजी तो कभी भी छत पर टहलने के लिए जाते ही नहीं। फिर भी आप कह रही हैं तो एक बार देख लेती हूँ। शीलू दौड़कर छत पर गई और वहाँ पर बालकनी से लटकी साड़ी जो खंबे से बंधी हुई थी देखकर समझ गई कि बाबूजी उसी रास्ते से होकर भागे हैं। सारी बातें सुनकर नीलम को समझ आ गया था कि बाबूजी जरूर जगदीश भैया के पास जाने के लिए दिल्ली गए होंगे, इसीलिए वह घर से भागे हैं। नीलम को घर पहुंचने में काफ़ी समय था, फिर भी उसने फ़ोन पर जान पहचान वालों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी, पर किसी ने उनको घर से बाहर निकलते देखा ही नहीं था। लिहाजा कोई कुछ भी नहीं जानता था। किसी तरह शाम तक नीलम शहर पहुंच चुकी थी। घर जाने की वजह स्थानीय थाने में पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। नम आंखें लिए नीलम घर पहुंची कि दरवाजे पर बाबूजी को देखकर चौंक गई। बेटी जाओ, जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। श्याम बाबू नीलम के घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंच चुके थे और बिल्कुल सहज भी लग रहे थे। फिर भी नीलम अपने आंसू बहने से रोकने का प्रयास करते हुए बोली, बिना कुछ बताए कहाँ चले गए थे आप? आपको मालूम है कि मैं कितना परेशान थी। आपके सिवाय मेरा है ही कौन? आपको कुछ हो जाता तो? बोलते हुए नीलम फफक कर रो पड़ी। बेटी को यूं रोता देख
श्याम बाबू जी भी रो पड़े और आगे बढ़कर नीलम को सीने से लगा चुप कराने की कोशिश करने लगे। पर जो कुछ भी उन्होंने किया था वह सब मुंह से नहीं बता पाए। नीलम ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। 2 दिन बाद जब श्याम बाबू के घर से भाग जाने की खबर उसके दोस्त तक पहुंची, जिसे श्याम बाबू को टिकट बुक कराकर दी थी, तब उसने नीलम को सारी बात बता दी। तब नीलम को समझते हुए देर नहीं लगी कि बाबूजी जगदीश भैया के पास जाने के लिए घर से भागे थे। पर बाबूजी वापस घर क्यों लौट आए, ये सब नीलम नहीं जानती थी और ना ही वह इसके बारे में कुछ जानना चाहती थी। एयरपोर्ट पर जब श्याम बाबू ने नीलम की डायरी पढ़ी, तब उन्हें अपने लाडले बेटे की सोच पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए किसी तरह उन्होंने अपनी पॉकेट डायरी में से बेटे का नंबर निकाला और एयरपोर्ट के अंदर से ही फ़ोन लगाया। करीब 10 मिनट तक रिंग होने के बाद जगदीश ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? जगदीश बेटा, कैसे हो? तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं आज तुम्हारे पास रहने आ रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। पिता के मुंह से इतना सुनते ही जगदीश का पारा चढ़ गया और लगभग चिल्लाते हुए बोल पड़ा, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? यहाँ आकर आप क्या करेंगे? ना तो यहाँ की भाषा समझ आएगी आपको और ना ही मौसम रास आएगा। ऐसे में बीमार पड़ने से तो कोई बचा भी नहीं सकता। विदेश में मैं नौकरी छोड़कर आपकी देखभाल कैसे करूँगा? इसलिए आप जहाँ हैं वहाँ पर शांति से रहें। इसी में आपकी भलाई है और मेरी भी। बेटे की बात सुन इससे पहले कि श्याम बाबू कुछ बोलते, जगदीश ने फ़ोन को काट दिया। उसे दिन के बाद से अब श्याम बाबू कभी भी बेटे के पास जाने के लिए जिद नहीं करते थे। उनके स्वभाव में भी पहले से काफ़ी बदलाव आया हुआ था। बेटे ने दिल तोड़ा जरूर है, लेकिन इस बात की तसल्ली श्याम बाबू को है कि नीलम ने इस बात का एहसास कभी नहीं होने दिया। आज रविवार है। नीलम सुबह सुबह तैयार होकर घर से बाहर निकलने को जा रही थी कि तभी श्याम बाबू नीलम को तैयार देख आश्चर्य से बोले, आज भी स्कूल जाना है क्या बेटा? नहीं बाबूजी, वह हमारे स्कूल की लड़कियों का और दूसरे स्कूल की लड़कियों के साथ कबड्डी का मैच है, इसलिए उसी के लिए ही बाहर जा रही हूँ। वह कबड्डी का मैच और वह भी लड़कियों का। इतना सुनते ही बहुत ये बात रोचक सी लगने लगी थी। तुम कहो तो मैं भी देखने चल सकता हूँ। श्याम बाबू ने इतना कहा ही था कि नीलम के चेहरे पर एक एक भाव उभर आया, क्योंकि बाबूजी को तो बचपन से ही लड़कियों का खेलना कूदना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ हाँ बाबूजी, आप भी चल सकते हैं मेरे साथ। नीलम का इतना ही कहना था कि श्याम बाबू 5 मिनट में तैयार होकर आ गए। गाड़ी में बैठकर दोनों बाप बेटी घर से बाहर निकल आए। नीलम ने देखा बाबूजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। इस बदलाव को देख नीलम भी खुश नज़र आ रही थी। बाबूजी जाते जाते सोचने लगे कि मैं तो वह कस्तूरी मृग हूँ जिसकी नाक में ही सुगंध रहती है और वह पूरे वन में उसी सुगंध को तलाश करता फिरता है। समय रहते मुझे इस बात का एहसास हो गया कि नीलम ही मेरा असली बेटा है। ये सोचते हुए बाबूजी मुस्कुराते जा रहे थे और नीलम बाबूजी के मनोभावों से अपरिचित उनकी खुशी में खुश हो रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।